तो हाँ जी बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो जैसा कि मैंने आपको क्लासेस में, ऑफलाइन क्लासेस में जो आप आते हो ट्यूशन में, तो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर के मैक्सिमम चीजें करवा दी है ना। इस चैप्टर में एक लास्ट का टॉपिक रह गया है ना, यहाँ भी वहाँ भी रह गया है, तो हम वो कवर कर लेते हैं। बस 5-6 मिनट का टॉपिक है, आप आराम से देख लेना और नोट कर लेना, क्योंकि आपको पता है मैं ये जो टॉपिक लास्ट टॉपिक वो ऑफलाइन नहीं करवाऊंगा। आप सब जानते हो सब कुछ है ना। चलो लिखते हैं। तो हमारा लास्ट टॉपिक दो ही तो रह गए थे, एक रह गया था कोरोजन, क्या रह गया था कोरोजन, और दूसरा क्या रह गया था हमारा बताओ, रेंसिडिटी, यही तो रह गया था। तो ये टॉपिक पढ़ते हैं और खत्म चैप्टर, है ना। इतनी सी बात तो करनी है, हमें ज्यादा करनी नहीं है। तो पहले शुरू करते हैं किसके बेटा, हम पहला टॉपिक कौन सा शुरू करेंगे बताओ। पहला टॉपिक शुरू करेंगे हम कोरोजन से। किससे शुरू करेंगे, कोरोजन से। तो जहां तक मुझे पता, मैंने आपको कोरोजन की डेफिनेशन बता दी थी, बट फिर भी आपको समझने के लिए मैं यहाँ पे समझाता हूँ। आज मैं बेसिकली इसके प्रिवेंशन के मेथड बताऊंगा कि कोरोजन को कैसे रोका जाए। ठीक है, चलो देखो। तो कोरोजन की बात करते हैं तो होता क्या है, अच्छा हिंदी में इसको संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, संक्षारण। ठीक है, देखो जब भी कोई मेटल 5 चीजों में से किसी के भी कांटेक्ट में आता है, किसके साथ बताओ, एयर हो, वाटर हो, है ना, एसिड हो, बेस हो, या फिर और क्या हो, या फिर मॉइस्चर हो। क्या हो, मॉइस्चर। इनमें से किसी के भी कांटेक्ट में आता है, अगर हमारा मेटल इनमें से किसी के भी कांटेक्ट में आता है, तो मेटल का जो अपर लेयर होएगा, ऊपर वाला, वो खराब हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा, डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं बताओ। हिंदी में संक्षारण और इंग्लिश में कोरोजन कहते हैं। ठीक है, अच्छे से समझ लेना, ज्यादा कुछ है नहीं। इसको पता है आपको, धातु कहते हैं, इसको वायु कहते हैं, इसको पानी, जल, है ना। ये अम्ल है, ये क्षारक है, और ये नमी है, आर्द्रता भी कहते हैं इसको, बट ठीक है। इनमें से किसी भी कांटेक्ट में आएगा तो मेटल का अपर सरफेस क्या आएगा बेटा, क्या आएगा, अपर सरफेस ऑफ मेटल, मतलब धातु का ऊपरी परत, क्या हो जाएगा बताओ, गेट्स डिग्रेडेड। क्या हो जाएगा, डिग्रेडेड कह लो या डिस्ट्रक्टेड कह लो, तुम्हारी मर्जी, तुम तो अपनी मर्जी के मालिक हो, कुछ भी बोल सकते हो भाई। ठीक है, बट इससे रिलेटेड वर्ड ही बोलना है, सिनोनिम जिसे कहते हैं अपने को बोलना होता है। ठीक है, मतलब खराब हो जाता है। इसको हिंदी में क्या लिखो बेटा, धातु का, नहीं, धातु की ऊपरी सतह। क्या हो जाएगी बेटा, ऊपरी सतह क्या हो जाएगी बताओ, क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। इसी प्रोसेस को अगर मेटल इन सब में से किसी के भी कांटेक्ट में आया, तो धातु की जो ऊपरी लेयर है, अपर लेयर है, वो खराब हो जाएगी। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बच्चों, बताओ क्या कहते हैं, हम कहते हैं कोरोजन कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि मेथड ऑफ, है ना, मेथड ऑफ प्रिवेंशन बताया था, मेथड फॉर प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, है ना। क्या क्या बताया था बताओ, हमने पढ़ा था कि मेथड्स टू प्रिवेंट कोरोजन, संक्षारण को रोकने या कम करने के तरीके। तो देखो बेटा सुंदर ध्यान से, कम करने की विधि कह लो या संक्षारण रोकने की विधि कह लो, क्या कहते हैं इसको हिंदी में, संक्षारण रोकने की विधि, रोकने की विधि। तो हमारे पास कुछ तरीके हैं कोरोजन को रोकने के, सुनना ध्यान से। पहला तरीका तो भैया कि मैं क्या कर दूं बताओ, ग्रीसिंग कर दूं। क्या कर दूं, ग्रीसिंग। मैं ग्रीस लगा दूं भाई मेटल के सरफेस पे, तो क्या करेगा, अगर मान लो मेरे पास ये मेटल है, इसके सरफेस पे मैंने अगर ग्रीस लगा दिया, तो क्या होएगा भाई, जो ग्रीस है वो ऊपर से एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेगी। जब भी एयर, वाटर, मॉइस्चर ये सब आएंगे रिएक्ट करने, तो किससे रिएक्शन, कौन रोक लेगा उसको, मेटल तक पहुंचने नहीं देगा भाई, ग्रीस प्रोटेक्ट कर देगा। जब मेटल तक पहुंच ही नहीं पाएंगे ये चीजें, तो मेटल खराब ही नहीं होगा। इसी को तो कहते हैं प्रिवेंशन। ठीक है, हम बचा लिया हमने खराब होने से। दूसरा कौन सा है, दूसरा पेंट कर दो भाई, पेंटिंग कह लो, पेंट कह दो। पेंट भी तो सेम ही काम करेगा, आपने मेटल को पेंट कर दिया, मेटल को आपने पेंट कर दिया। अब एयर, वाटर, एसिड में से रिएक्ट नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि ऊपर बचा हुआ, ऊपर से एक लेयर बन गई मेटल के चारों ओर, जिससे कोई भी चीज उस तक पहुंच ही नहीं पा रही है। जब तक कोई चीज मेटल से रिएक्ट नहीं करेगी, जब से उससे कांटेक्ट में नहीं आएगी, मेटल के कांटेक्ट में नहीं आएगी इनमें से कोई भी चीज, तब तक मेटल खराब ही नहीं होगा। समझे। फिर तीसरा तरीका हमारे पास कौन सा बताओ, हमारे पास था गैल्वेनाइजेशन। कौन सा, गैल्वेनाइजेशन को हिंदी में कहते हैं बेटा यशद लेपन।
अब इसको अपने को पढ़ना है, हम यही तो करने आए आज, ठीक है। अभी होता क्या अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है, अभी बस नाम देख लो। फिर फोर्थ तरीका क्या बेटा, एनोडाइजिंग। क्या है एनोडाइजिंग, इसमें लिखवा रखे मैंने, है ना। एनोडाइजिंग को हिंदी में कहते हैं एनोडीकरण कहते हैं, एनोडीकरण कहते हैं, ठीक है। अच्छा एक लास्ट देख लो, पांचवा क्या है, सैक्रिफाइस मेथड। कौन सा, सैक्रिफाइस। वैसे ये कम काम करता है ना, बलिदान नहीं कहना है इसको, ठीक है, बट काम वही कहता है बलिदान वाला, ठीक है, मान लेते हैं इसको। ये तो अपने को ये चीजें पढ़नी पढ़े। चलो इसको मिटाता हूँ, देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको समझने में काम आ जाए। इसको नोट कर लेना, ये तो नोट कर ही रखा है बट फिर भी समझने के लिए, है ना। चलो मिटा दो इसको, वेरी गुड। चलो अब पढ़ते हैं हम, कौन सा बेटा, हम पढ़ेंगे गैल्वेनाइजेशन। क्या पढ़ेंगे बच्चों, गैल्वेनाइजेशन, ठीक। ध्यान से समझ लेना इसको, ज्यादा कुछ है नहीं, मैं थोड़ा लिखवाऊंगा, ज्यादा लिखवाते नहीं बच्चों को, बच्चे परेशान नहीं करते, ठीक। इसको हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों, अभी मैंने लिखा था, क्या कहते हैं इसको, यशद लेपन। क्या कहते हैं बच्चों, यशद लेपन। होता क्या बेटा बताओ, द प्रोसेस, अच्छा नहीं लग रहा ना, एक और, चलो उल्टा लिख, दूसरा लिख लेते हैं, ऐसे लिख लो भाई, द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग, द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग, या फिर ऐसे अच्छा लगा तो लिख लो, द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन ऑफ जिंक लेयर। कौन सा, जिंक लेयर ऑन एनी अदर मेटलिक आर्टिकल्स, ठीक है। किसी दूसरे मेटलिक आर्टिकल्स पर जिंक की लेयर डिपॉजिट करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बताओ, इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। देख लो ध्यान से, गैल्वेनाइजेशन क्या भाई, किसी भी मेटल के सरफेस पे, है ना, जिंक की लेयर चढ़ाने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं बेटा हम, क्या क्या लिखोगे बताओ, ऐसे लिखिए, अन्य धातु या धातुओं की वस्तुओं, अन्य धातुओं की वस्तुओं पर जिंक की परत विकसित करने की क्रिया को, करने की क्रिया को हम यशद लेपन कहते हैं, ठीक है। अच्छा अब आ जाओ बेटा कि कितने तरीके से हम डिपॉजिट कर सकते हैं। भाई जिंक की लेयर, मेरे को एक मेटल पे दूसरे मेटल की लेयर चढ़ा रही है, कितने तरीके से, दो तरीके मेरे पास, कितने तरीके से डिपॉजिट कर सकता हूं, दो तरीके से। देख लो मैट्रिक्स देख लो, तो पहला है कौन सा बेटा, बाय इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड, इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड। दूसरा कौन सा मेथड है बताओ, कौन सा है, इन्फ्यूजन कह लो या फिर यूं कह लो कि by putting the articles in molten zinc, molten zinc। हिंदी में देखो, है ना, वैद्युत रसायन विधि कहते हैं इसको, क्या कहते हैं बच्चों, वैद्युत रसायन विधि, ठीक है। अच्छा दूसरा कौन सा बेटा बताओ, दूसरा कौन सा है, दूसरा हमारे पास द्रवित, मतलब मोल्टन द्रवित जिंक में वस्तुओं या फिर अन्य धातु के वस्तुओं को डुबाकर। तो मेरे पास ये दो तरीके, जिंक की लेयर डिपॉजिट करने के लिए मेरे पास दो तरीके। देखो पहला तरीका क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड। इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड में क्या कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड, ये लिख लिया ना, चलो मिटा देता हूं इसको, है ना, आप समझते हो। देखो गैल्वेनाइजेशन कैसे करते हैं, तो गैल्वेनाइजेशन में पहले लिखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड। तो इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड में हम क्या करते हैं बेटा, हम कहते हैं कि हमने लिया एक बड़ा सा टैंक, ठीक है, ओके, इस टैंक में हमने लिया जिंक का कोई भी सॉल्ट ले लो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास जिंक सल्फेट है, क्या मेरे पास जिंक सल्फेट, ठीक। अब इसमें आपने जो आपके पास जो आर्टिकल है
मान लो ये मेरे पास वो आर्टिकल है, ये वो आर्टिकल है जिसके ऊपर जिंक की लेयर डेवलप करनी है मेरे को। आर्टिकल टू बी गैल्वेनाइज्ड, गैल्वेनाइज्ड, ये वो आर्टिकल है, ये वो सब्सटेंस है, ये वो पदार्थ है जिसके ऊपर मेरे को जिंक की परत चढ़ानी है। और एक तरफ ले लो आप जिंक की रॉड, कौन सी रॉड ले लो, ये कौन सी है, ये जिंक है, कौन सा ये जिंक है। ठीक, अब इसको कनेक्ट कर दो बैटरी से, किसको कनेक्ट कर दो, वही चीज को बैटरी से कनेक्ट कर दो। तो मान लो मेरे पास, सुनना ध्यान से अच्छे बच्चों की तरफ, ठीक है बेटा, इस केस में ना हम जो कैथोड बनाते हैं ना, कैथोड, कैथोड जानते हो, जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है, जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इसको जोड़ दो आपस में। ठीक है, ये रहा स्विच, जैसे ही स्विच ऑन करूंगा तो करंट फ्लो होगी पॉजिटिव से होते हुए नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से होते हुए नेगेटिव की तरफ। तो ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, इस पर नेगेटिव चार्ज, इसको कहोगे कैथोड, क्या कहोगे, कैथोड कहोगे, कहोगे ना, कह दोगे। और ये क्या, ये बेटे एनोड है, क्या ये एनोड, क्या ये एनोड। तो होता क्या है कि जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, ठीक है, जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो इसमें जो जिंक सल्फेट है ना, जिंक सल्फेट में से जिंक आयन टूटेगा, ये टूटेगा जैसे Zn2+ और साथ में SO4 2 नेगेटिव। तो जिंक जो है ना, जिंक जो जो ये टूटा पड़ा, ये नेगेटिव पॉजिटिव है, तो नेगेटिव वाले इलेक्ट्रोड की तरफ भगेगा। तो इस वाले सॉल्यूशन में जिंक की कमी हो जाएगी, तो यहां से जिंक टूटेगा, यहां से Zn+2 टूटेगा। समझ में आ गई बात, क्लियर है, फिर से देख लो, Zn2+। बेटा इस सॉल्यूशन से जिंक प्लस आयन कहां डिपॉजिट हो रहा है, इस रॉड पे, जिसको हमने आर्टिकल बना रखा है कैथोड। ठीक, अच्छा, और इसमें जिंक के प्लस आयन की कमी हो जाएगी, तो ये कहां से मेंटेन होगा, ये जिंक देगा अपना आयन, जिंक प्लस। तो इस हिसाब से इस पे क्या होगा, इस पे जिंक की कोटिंग इस पे डेवलप हो जाएगी। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। इतना समझ में आया। दूसरा तरीका देख लो, दूसरा तरीका तो बहुत आसान है। आपने क्या करा, जिंक मेल्ट कर रखा है, क्या कर रखा है, ये मान लो ये मोल्टन जिंक है, कैसा ये मोल्टन जिंक है मेरे पास। आपने आर्टिकल आया, इसमें डिप कर दिया, इसमें डुबा दिया, इसमें क्या दिया आपने, डिप कर दिया आपने आर्टिकल को, आपने इसमें आर्टिकल को डिप कर दिया, डिप करते उस पर लेयर डेवलप हो जाएगी, है ना, जिंक की लेयर डेवलप हो जाएगी, हो गया गैल्वेनाइजेशन, काम खत्म। तो ये था गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन करते क्यों है, मैंने आपको बता ही रखा भैया, अगर मेरा मेटल जिसको मेरे को प्रोटेक्ट करना है, अगर क्रोजन से बचाना है, तो मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर जिंक की लेयर चढ़ा दूंगा। जिंक खुद खराब होएगा बट मेरा आर्टिकल बचा रहेगा। बट एक टाइम आता है कि जिंक अपने आप कहता है डिसाइड होता है, फिर घिस जाता है, खराब होता है, वो भी तो खराब होएगा ना, तो वापस से कर देंगे गैल्वेनाइजेशन, काम खत्म। तो ये हो गया हमारा गैल्वेनाइजेशन, दो तरीके से हो गया। ठीक है, तो ये इतनी सी कहानी थी गैल्वेनाइजेशन की। अब बारी आती है किसकी बेटा, अब आती है एनोडाइजिंग की। फटाफट एनोडाइजिंग देख लो। हमारे पास जो और तरीके थे, ग्रीजिंग था, पेंटिंग था, गैल्वेनाइजेशन था, और कौन सा रह गया, एनोडाइजिंग। तो एनोडाइजिंग देख लो फटाफट अच्छे बच्चों की तरफ। एनोडाइजिंग, एनोडाइजिंग को हिंदी में एनोडीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, एनोडीकरण। होता क्या है, कुछ नहीं होता, ये क्या, ये है द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन, सेम है बेटा, द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन ऑफ ऑक्साइड लेयर। कौन सा लेयर, ऑक्साइड लेयर ऑन एल्यूमिनियम। कौन सा बेटा, इसमें क्या आएगा, एल्यूमिनियम आर्टिकल्स इज कॉल्ड डैश, समझे। तो अगर आपके पास एल्यूमिनियम मेटल का कोई आर्टिकल है, कोई सामान है, कोई वेसल है, कोई बर्तन है ना, आप उसको खराब होने से बचाना चाहते हो, तो आप क्या करते हो, उसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर डिपॉजिट कर दो। अब ये कैसे करोगे, ये भी सेम मेथड है, ये भी इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड है। कैसा है ये भी इलेक्ट्रोकेमिकल, मतलब कि अपने को इलेक्ट्रोलाइसिस की हेल्प से करनी है, इसको भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग कह लो, इलेक्ट्रोलाइसिस करो पहले, इसको तो आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी कह सकते हो। ये क्या, ये जो गैल्वेनाइजेशन कर रहे हो, कैसे करो आप, इसको आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग, आपने 8वीं 7वीं पढ़ा होगा, इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं, खत्म। ठीक, अब ये देखो एनोडाइजिंग, एनोडीकरण हिंदी में एल्यूमिनियम की वस्तुओं पर ऑक्साइड की परत विकसित करने की क्रिया को हम एनोडीकरण कहते हैं। ठीक है, इसका मेथड देख लो कैसे करते हैं भाई, ये प्रोसेस देख लो कैसे करते हैं, कैसे, बाय
इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड, या फिर यूं समझ लो इलेक्ट्रोलाइसिस। कैसे बेटा? इलेक्ट्रोलाइसिस भी कह सकते हो आप इसको, ठीक है। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? हिंदी में क्या कहते हैं इसको? वैद्युत अपघटन भी कहते हैं, ठीक है, या फिर वैद्युत रसायन विधि द्वारा। कैसे बेटा? कैसे कहते हैं इसको? वैद्युत रसायन विधि द्वारा, ठीक है। चलो खत्म। प्रोसेस समझना चाहते हो, इसका मेथड समझना चाहते हो, जो भी ये लो भाई। अगर इसका मेथड समझना है तो इसका मेथड समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मिटा दो, नहीं है बहुत बढ़िया, ये भी मिटा ही देता हूं, है ना। देखो वही अपने को एक बीकर लेना है, क्या लेना? एक बीकर लेना। इस बीकर में मान लो अपने पास ये एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या है? इस बार हम लेंगे कोई सा एसिड ले लेंगे, कोई सा डाइल्यूट एसिड ले लेंगे। मान लो मैंने क्या लिया? डाइल्यूटेड एसिड या डाइल्यूट एसिड ले लिया। तो मैंने ले लिया कौन सा बेटा? H2SO4। कौन सा ले लिया? H2SO4। कौन सा ले लिया मैंने? H2SO4 ले लिया, ठीक। अच्छा, इसमें एक मैं बनाऊंगा इलेक्ट्रोड कार्बन का ले लो, और एक मैं ले लूंगा कौन सा? एक और इलेक्ट्रोड, ये लूंगा एल्यूमिनियम का। ये क्या लूंगा बेटा? ये लूंगा एल्यूमिनियम आर्टिकल। क्या ये? एल्यूमिनियम आर्टिकल, ठीक है। ध्यान समझना, ये क्या मेरे पास क्या है? ये सल्फ्यूरिक एसिड है। एसिड ले सकते तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो नाइट्रिक एसिड ले लो, तुम्हारी मर्जी है। इस बार फिर से अपने को वही एक सर्किट बनानी है, ठीक है। फिर से बैटरी बनानी है, इधर पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ऐसे है ना, ठीक है। अब देखो करंट इधर से फ्लो होगी, है ना, आई करंट, और इधर वापस आएगी, पॉजिटिव से नेगेटिव से आती है। ये मान लो स्विच, जैसे स्विच ऑन करूंगा करंट फ्लो होने लग जाएगी। तो ये इस पे कौन सा चार्ज आएगा? प्लस का। इस पे कौन सा चार्ज आएगा? माइनस का। इस पे कौन सा चार्ज आएगा? माइनस का। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कैथोड। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एनोड। क्या कहते हैं? एनोड। पॉजिटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोड को हम क्या कहते हैं? एनोड कहते हैं। तो बेटा एनोडाइजिंग जो आप पढ़ते हो ना, एनोडाइजिंग प्रोसेस में जो हम एनोड लेते हैं वो हम उस मेटल का लेते हैं बेटा जिसको अपने को एनोडाइज करना है। तो कौन सा? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के ऊपर अपने को जिंक की लेयर चढ़ानी, तो मैं एल्यूमिनियम को एनोड की तरह कहते हैं इसमें फंक्शन करवाऊंगा। देखो ध्यान से, तो एल्यूमिनियम के आर्टिकल है, एल्यूमिनियम को मैंने क्या मान लिया? एनोड। अब जैसे स्विच ऑन करूंगा ना, इसमें जो H2SO4 है ना, ये क्या रिलीज करेगा बेटा? ये रिलीज करेगा ऑक्सीजन। क्या रिलीज करेगा? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन कहाँ डिपॉजिट होएगा? कहाँ पे डिपॉजिट होएगा? इसके ऊपर पूरे पे ऑक्साइड की लेयर डेवलप हो जाएगी। समझ में आई बात? ठीक है, इतना समझ में आया, और कुछ नहीं करना, ठीक। इतनी सी बात थी, खत्म। ये थी बस एनोडाइजिंग। तो इलेक्ट्रोलाइसिस की हेल्प से आपने क्या करना है? और एल्यूमिनियम के ऊपर आपने क्या कर दिया? ऑक्साइड की लेयर डिपॉजिट कर दी। इसको कहते हैं एनोडाइजिंग कहते हैं। अब एनोडाइजिंग में होता है क्या बेटा? अब ये जो एनोडाइजिंग होगा इसमें ऑक्साइड की थिक लेयर, ऑक्साइड की थिक लेयर, कौन सी लेयर? थिक लेयर डिपॉजिट हो जाएगी। किसके ऊपर? एल्यूमिनियम के ऊपर, ऑन एल्यूमिनियम, ठीक है। अब बताओ, एल्यूमिनियम के ऊपर एक थिक लेयर डिपॉजिट हो गई तो खराब होना होगा तो कौन खराब होगा? खराब होना भी होगा तो कौन खराब होगा बेटा? ऑक्साइड की लेयर खराब होगी, बट मेरा एल्यूमिनियम बचा रहेगा। ये बेसिकली यूज करते हैं, जैसे कुकर बनता है ना, और तवा बनती है, और जो आप देखते हो फ्राई पैन वगैरह बनते हैं एल्यूमिनियम के, ये सब में एनोडाइजिंग होता है। क्या होता है? एनोडाइजिंग होता है। ये थी कहानी, खत्म। तो आपने कोरोजन पूरा पढ़ लिया। और लास्ट टॉपिक देख लो फटाफट, इसको मिटा के। लास्ट टॉपिक हमारा, वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, देख लो। लास्ट टॉपिक हमारी रेंसिडिटी। कौन सी? रेंसिडिटी। रेंसिडिटी को हिंदी में विकृत गंधिता कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? विकृत गंधिता। तो ये है मेरी लास्ट टॉपिक इस चैप्टर की, ठीक। जरा ध्यान से समझ लेना। विकृत गंधिता कुछ नहीं होता। कोरोजन याद है? कोरोजन मेटल के साथ हो रहा था। मेटल अगर 5 चीजों में से किसी के भी कांटेक्ट में आएगा तो मेटल का अपर सरफेस खराब हो जाता है। बट अगर यही प्रोसेस मेरे खाने वाली चीजों के साथ हो, मेरे फूड मटेरियल से, यूं कहो कि एडिबल सब्सटेंस के साथ हो, अगर मेरा किसी भी एडिबल सब्सटेंस, कोई भी खाने की चीजें अगर किसके कांटेक्ट में आए, एसिड, वाटर, बेस, एयर, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, तो मेरे जो खाना है, जो खाने वाली चीजें, उसका कलर, उसका टेस्ट, उसकी स्मेल चेंज हो जाएगी। तो अगर मेरा कोई भी एडिबल आइटम एयर, वाटर, मॉइस्चर कांटेक्ट में आता है तो उसकी स्मेल, उसका टेस्ट, उसका कलर चेंज हो जाएगा। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं बेटा रेंसिडिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेंसिडिटी। क्या लिखो बेटा? देखो यहां फटाफट देख लो। whenever edible substances, या मान लो फूड कह लो भाई, क्या कह लो? फूड कंटेनिंग, मेनली क्या बेटा? कंटेनिंग
फैट, क्या बेटा, फैट कम इन कॉन्टेक्ट विथ एयर, वाटर और मॉइस्चर, देयर, क्या होता बताओ, देयर स्मेल, टेस्ट एंड कलर गेट चेंज्ड। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको, रेंसिडिटी। क्या कहते हैं बच्चों, रेंसिडिटी कहते हैं। हिंदी में देखो फटाफट, जब कभी वसा युक्त, कौन सा, वसा युक्त खाद्य पदार्थ, कौन सा बेटा, खाद्य पदार्थ हवा, पानी अथवा, हवा, पानी अथवा कौन सा बताओ, नमी के संपर्क में आता है तो खाद्य पदार्थ का रंग, स्वाद व, क्या बेटा बताओ, कौन सा, गंध, है ना, परिवर्तित हो जाती है। क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है, जिसे हम विकृत गंधिता कहते हैं। क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। समझ में आ गई बात। जब भी कोई फूड कहते हैं, फूड आइटम या कोई एडिबल आइटम इन चीजों के कांटेक्ट में आएगा, एयर, वाटर, मॉइस्चर, एसिड, बेस, इन सब के कांटेक्ट में आएगा, तो उसकी तीन चीजें खराब हो जाएगी। कौन कौन सी, कलर, स्मेल, टेस्ट, ये सब खराब हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं बेटा रेंसिडिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, रेंसिडिटी, हिंदी में क्या कहते हैं, विकृत गंधिता। बारी आती है इसको बचाने के तरीके, क्या, मेथड टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, क्या लिखोगे, मेथड्स टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, मतलब विकृत गंधिता को रोकने की विधि। देखो बेटा, विकृत गंधिता, ये मिटा दो ना, स्क्रीनशॉट ले लो, मिटा दूंगा इसको। ठीक है, चलो देखो, तो अपने को इसको बचाना है, तो बचाने के तरीके कितने, देखो ध्यान से। पहला तरीका होता है अपने पास फ्रीज, रेफ्रिजरेटर जानते हो, है ना, फ्रीज कहते हैं, है ना। तो आप फ्रीज में रख दो, कहां रख दो, फ्रीज में रख दो। आप अपने जो एडिबल आइटम्स है उसको फ्रीज में रख दो, वहां पे टेम्परेचर कम होता है, तो वहां पे नॉर्मली ऑक्सीडेशन की प्रोसेस स्लो हो जाती है। इससे आपके खाने का जो आइटम होता है वो काफी टाइम तक फ्रेश रहते हैं, मतलब ऑक्सीडेशन उनका नहीं होता। ठीक है, देखो जब भी ये फूड आइटम है ना, ये नॉर्मली ऑक्सीडेशन हो जाता है। इनका क्या होता है, ऑक्सीडेशन, एयर, वाटर, मॉइस्चर कांटेक्ट में आएगा तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगी। ऑक्सीडाइज होगा तो इनके जो चीजें हैं, स्मेल, टेस्ट और कलर, ये चेंज हो जाएगा। इसी को कहते हैं, हम क्या कहते हैं बेटा, रेंसिडिटी या विकृत गंधिता कहते हैं। बचाना है तो मैं क्या करूंगा, फ्रीज में बंद कर दूंगा। फ्रीज में रखूंगा तो टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर कम है तो वहां पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस नॉर्मली स्लो हो जाता है। जब स्लो होएगा तो भैया मेरा खाना ज्यादा टाइम तक ताजा रहेगा, खराब नहीं होएगा। दूसरा मेथड है बेटा यूज ऑफ, बताओ कौन सा, यूज ऑफ क्या बेटा, एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स। आप एंटीऑक्सीडेंट का यूज कर रहे हो, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, एंटीऑक्सीडेंट ही कहते हैं या प्रतिऑक्सीकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग। ठीक है, आप फ्रेज का उपयोग कर लो या फिर प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग करो, या कहते हैं हम एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज कर लो, है ना। अब एग्जांपल देख लो, जैसे चिप्स के पैकेट होते हैं, चिप्स कह लो या कुरकुरे कह लो, है ना, इनके जो पैकेट्स होते हैं, पैकेट्स आर फिल्ड विथ कौन सा बताओ, नाइट्रोजन गैस। कौन सा गैस, नाइट्रोजन गैस। आपसे पूछा जाएगा क्यों भाई, चिप्स कुरकुरे के पैकेट में जो हवा होती है ना, वो हवा नहीं होती, वो नाइट्रोजन गैस होती है। होता क्या कि जो चिप्स और पैकेट, जो चिप्स और कुरकुरे होते हैं ना, ये होते हैं ऑयली। कैसे होते हैं ये, ऑयली होते हैं। इनमें फैट होता है। क्या होता है, फैट। इनको फ्राई करा जाता है तो इनमें क्या होता है, फैट होता है। अब ये फैट है, फैट जैसे ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा, इसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन खराब हो जाएगा। इनसे रोकने के लिए क्या करो, उसमें नाइट्रोजन गैस भर दो।
नाइट्रोजन गैस क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेगा। अब मान लो एक चिप्स है, इस ये पैकेट है, इस पैकेट में क्या बेटा मेरे पास क्या है, फैट है, फैट मतलब चिप्स है, कुरकुरे है, उस पर फैट लगा हुआ है। अगर जब मैं इसको पैक करूंगा तो थोड़ा बहुत इसमें ऑक्सीजन चला जाएगा, एयर चला जाएगा, वो इससे रिएक्शन करेगा, खराब हो जाएगा। तो मैंने इसमें क्या पैक कर लिया, इसमें नाइट्रोजन गैस भर दिया। नाइट्रोजन गैस बनूं तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन इससे रिएक्शन करे फैट से, इससे पहले नाइट्रोजन किसको बांध लेगा, ऑक्सीजन को। अब ऑक्सीजन ना तो फ्री रहेगा और ना मेरा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होएगा, ना मेरा चिप्स या कुरकुरे खराब होएगा। तो जितने भी पैकेट वाले जो एडिबल आइटम्स होते हैं, अगर इनमें गैस है तो गैस कौन सी होती है, नॉर्मली नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक, अच्छा। या फिर इसके अलावा एक और हमारे पास एक और एंटीऑक्सीडेंट का यूज है। जैसे आप देखो, अगर एंटीऑक्सीडेंट का अगर एग्जांपल बताओ तो बेटा BHT क्या है, BHT ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूइन कहते हैं इसको, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूइन। ये मेरा एक क्या है बेटा, एंटीऑक्सीडेंट, जो नॉर्मली हम जितने भी एडिबल आइटम्स होते हैं होटल्स वगैरह में, या फिर जो कहते हैं कंपनी हो गई, फैक्ट्रीज इनमें जो बनते हैं, तो उनमें हम ये वाला प्रोडक्ट ऐड कर लेते हैं एंटीऑक्सीडेंट, जो उसके ड्यूरेबिलिटी को बढ़ा देता है ना, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस नहीं होगा और मेरा जो सामान है खाने का वो बचा रहेगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया चैप्टर कंप्लीट तुम्हारा। ठीक, 10th क्लास के हिसाब से पहला चैप्टर आपका पूरा मैंने कंप्लीट करवा दिया, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, ऑफलाइन क्लास में। आपने इसको नोट कर लेना है। धन्यवाद।